गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़े थे, उसमें हमने चोल ट्रेड के बारे में पढ़ा, टेम्पल्स और जो चोल इंक्रिप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शंस, अभिलेखों की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे। राजराज इंक्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द वृद्धेश्वर टेम्पल टेल अस अबाउट हिज विक्ट्रीज एंड कनक्विस्ट एंड न्यूमरस टाइटल्स दैट ही टुक। यानी राजराज के जो अभिलेख हैं जो वृद्धेश्वर मंदिर की दीवारों के ऊपर लिखे गए हैं, उनसे हमें राजराज की विजय के बारे में, विजय अभियानों के बारे में और उनको जो असंख्य उपाधियां मिली उसके बारे में पता चलता है। द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ क्वीन, यानी महिलाओं की जो भूमिका है एक रानी के रूप में, उसके बारे में भी पता चलता है। बिकॉज दे प्रोवाइडेड मैनी गिफ्ट्स टू द टेम्पल, क्योंकि उन्होंने अनेक उपहार हैं जो मंदिरों को उपलब्ध कराए। द वॉल्स ऑफ द तंजौर टेम्पल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्मी रेजिमेंट सेइंग दैट देयर वर एलिफेंट्स, फुट सोल्जर्स, कावलरी एंड ए नेवी। यानी तंजौर जो मंदिर है उसकी दीवारों के ऊपर हमें इस प्रकार की सूचना मिलती है अबाउट आर्मी रेजिमेंट, यानी कि सेना के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे एलिफेंट्स यानी हाथी थे, पदयात्री थे और घुड़सवार थे, एंड नेवी और नेवी की सेना थी। राजराज वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, राजराज जो था वो योग्य प्रशासक था। दिस इज प्रूव्ड बाय द वे द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल वाज डन एंड बाय द डोनेशंस विच वर ग्रांटेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। यानी इससे यह सिद्ध हो जाता है कि राजराज एक योग्य शासक था, कि उसने अपना जो प्रशासन है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से चलाया था, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, बहुत दान पुण्य भी किया था, वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर से। नेम ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसर्स सच एज मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर्स, टेम्पल्स मैनेजर्स एंड दोज हु हैंडल्ड द एवरीडे अफेयर्स ऑफ द किंग एंड द विलेज हेडमैन हैव ऑल्सो बीन मैंसन्ड। यानी कि उसने विभिन्न प्रकार के जो सरकारी अधिकारी हैं जैसे कि मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर है, टेम्पल मैनेजर है, एंड दोज हु हैंडल द एवरीडे अफेयर्स, और जो राजा के दैनिक कार्य संभालते थे, और विलेज हेडमैन है उसके बारे में भी लिखा गया है। द ऑफिसर्स वर प्रोवाइडेड लैंड ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, यानी जो अधिकारी हैं इनको जो ज़मीन है वो सैलरी के रूप में प्राप्त होती थी। द ब्राह्मण्स रिसीव्ड मोस्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स, यानी ब्राह्मण्स हैं उनको भी लैंड भूमि प्राप्त होती थी। इनिशियली द लैंड ग्रांट्स वर प्रोवाइडेड इन एरियाज वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, यानी कि मुख्य रूप से ये जो भूमि थी वो उनको उस क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जाती थी जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएँ उपस्थित हों। लेटर दीज ग्रांट्स स्टार्टेड टू बी प्रोवाइडेड इन ड्राई एरियाज ऑल्सो, यानी उसके बाद में जो भूमि थी ये शुष्क एरिया में भी उपलब्ध कराई गई। वेयर न्यू इरिगेशन चैनल्स हैड टू बी बिल्ड टू फैसिलिटेट कल्टीवेशन, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर नई सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और खेती आरंभ की गई। ए ब्राह्मण नेम्ड अनिरुद्ध हु रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स बाय ए चोला किंग सेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड वर मार्क्ड बाय इरेक्टिंग माउंट्स ऑफ एंड प्लांटिंग कैक्टस, यानी कि एक ब्राह्मण बताया जाता है अनिरुद्ध जिसने ये ज़मीन प्राप्त की थी चोल शासकों से। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने पूरी ज़मीन को बाउंड्री लगवाई थी, इरेक्टिंग माउंट्स जो टीले वगैरह थे उसको सीधा करवाया और जो नागफनी के प्लांट्स हैं उनको हटाया था। द फ्रूट ट्रीज, टैंक्स एंड कैनल्स, वाटर पास्चर्स, ओपन स्पेसेस, gardens, village sites, fish ponds, beeves, granaries, etc. and all the taxes which were earlier collected by the king would now go to in the hands of the persons who received this land as a grant। यानी कि बहुत सारे फलों के जो पेड़ हैं, टैंक्स हैं, कैनल्स हैं, वाटर कैनल्स जो हैं, पास्चर्स चरागाह हैं, खुला स्थान है, बाग बगीचे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, फिश पॉन्ड्स हैं, बीव्स हैं, ग्रेनरीज हैं, ये इन सब के ऊपर भी कर लिया जाता था। विच वर अर्लियर कलेक्टेड बाय द किंग, जो कि पहले राजा के द्वारा इकट्ठा किया जाता था, वुड नाउ गो टू इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव्ड दिस लैंड एज ए ग्रांट। अब ये जो कर था उन लोगों के पास में आता था जिनको वो भूमि दी गई है। द ओल्ड टेनेंट्स वर आस्क्ड टू
इवाक्यूलेट द लैंड एंड लीव, यानी कि जो ओल्ड पर्सन्स थे वो भी इस भूमि को एंड इवाक्यूएट एंड लीव छोड़ देते थे। द पर्सन हु रिसीव्ड द लैंड ग्रांट कुड डिग वेल्स, यानी जो व्यक्ति इस भूमि को प्राप्त करता था वो इसके ऊपर कुएं खोद सकता था, प्लांट ट्रीज पौधे उगा सकता था, बिल्ड होल्स यूजिंग ब्रंट ब्रिक्स, यानी कि बड़े बड़े होल बना सकता था जिनका, एंड कंजर्व वाटर फॉर इरिगेशन, और जल संरक्षण भी सिंचाई के लिए कर सकता था। इस प्रकार से अब हम चोला गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स कॉल्ड एज उर, यानी जो किसानों के सेटलमेंट्स होते थे उनको उर कहा जाता था। बिकेम प्रोस्पेरियस विद द एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, यानी कि इनके ऊपर सिंचाई की जो उपलब्ध सुविधाएं थी उनका विस्तार किया गया कृषि के लिए। ग्रुप्स ऑफ सच विलेज फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नादू, यानी कि बड़े बड़े गाँव का समूह मिलकर के एक इकाई बनाते थे जिसको नादू कहते हैं। द विलेज काउंसिल एंड द नादू हैड सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेज, यानी कि जो गांव की परिषद है और नादू है ये इनका जो प्रशासनिक कार्य है, सच एज डिस्पेंसिंग जस्टिस जैसे न्याय है या टैक्स इकट्ठा करना है, वो सब ये कार्य करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाला कास्ट हैड सिग्निफिकेंट कंट्रोल upon the affairs of the Nadu under the direction and supervision of the central Chola government, यानी कि जो रिच पीजेंट्स होते थे वेलाला कास्ट के, उनका जो नियंत्रण है वो नादुओं के ऊपर होता था। अंडर द डायरेक्शंस एंड सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्रीय चोल सरकार होती थी उनके निरीक्षण में ये नियंत्रण करते थे। द चोला किंग granted several rich landowners title like Muvendvalam, a villain और present serving 3 kings, यानी कि जो चोला किंग्स थे वो जो रिच लैंड ओनर्स होते थे, धनवान जमींदार होते थे, उनको उपाधियाँ देते थे जैसे कि मुवेंडवाला वेलन है, वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, यानी कि वेलन जो होता था जो पीजेंट्स किसान, सर्विंग 3 किंग्स जो 3 राजाओं की सेवा करता था। अरियर चीफ etc एज मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, यानी कि एंड अंट्रस्टू देम विद मेजर डेसिग्नेशंस एंड ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, यानी कि ये सम्मान के योग्य थे। अनट्रस्टेड देम, इनके विश्वास पात्र होते थे। विद मेजर डिजाइनेशंस एंड ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एज सेंटर। वी हैव लर्नड दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और वृद्ध मेद्या, यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्राह्मण हैं उनको जो ज़मीन प्राप्त होती थी और ब्रह्म मेद्या। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली, यानी कि जो ब्राह्मणों का समूह था वो कावेरी घाटी के समीप इमर्ज, यानी कि उनका उदय हुआ। एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, और दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में।